इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का इलेक्शन स्पेशल शो। अब की बार किसकी सरकार? आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं अब की बार किसकी सरकार, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी न्यूज बुलेटिन जिसमें आप हर रोज उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो बड़ी खबरें जानेंगे जो 2022 में होने वाले सबसे बड़े दंगल पर बड़ा असर डालने वाली हैं। और सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों पर आप एक नजर डाल लें। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। पहली बड़ी खबर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से श्री राम का नाम, उसका जयकारा, उसका उद्घोष लगने वाला है। राम मंदिर तेजी से बन रहा है, लेकिन योगी सरकार चुनाव से पहले अयोध्या के पूरे मेकओवर के प्लान पर तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के मास्टर प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने वाले हैं। इस पर पूरी डिटेल हम आपको देंगे। पूरी योगी सरकार लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होगी, अपना प्रेजेंटेशन देगी। तो आज की बड़ी खबर, 20,000 करोड़ से बदलेगी राम की नगरी। और दूसरी बड़ी खबर, टारगेट 325 प्लस पर दिल्ली में मंथन। जी हां, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इस पर भी हम आपको देंगे अपडेट। और 2022 में किसके साथ किसान, ये महत्वपूर्ण खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये वो जिले हैं जहां पर किसानों का और खासतौर पर जाट समुदाय से आने वाले किसानों का प्रभुत्व है। ऐसे में किसान किसके साथ खड़े होंगे और किसान अगर एक्टिव हो गए हैं तो इस बार राकेश टिकैत की रणनीति क्या है, इस पर भी आपको हम देंगे जानकारी। किसान आंदोलन कैसे चुनाव का एपी सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की सियासत से जुड़ी हुई और बीजेपी की राजनीतिक यात्रा से भगवान राम को हम अलग कर नहीं देख सकते। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि आप ये देखिए, अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। अयोध्या के मेकओवर के लिए 20,000 करोड़ का एक जो कहें कि 20,000 करोड़ के अमाउंट के साथ अयोध्या नगरी का मेकओवर किया जाएगा। राम मंदिर पर किस तरीके से कार्य योजना चल रही है और कहां पर सुधार की जरूरत है, इसको लेकर दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले हैं। अयोध्या और राम मंदिर पर यह बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिशा निर्देश भी अपनी ओर से देंगे। दरअसल 20,000 करोड़ की लागत से अयोध्या नगरी को विकसित करने का ये पूरा प्लान है। और अब ये आप तस्वीर देखिए जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, मोदी विजन अयोध्या नगरी की काया पलट का। और जो इस वक्त आप बुकलेट देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, दरअसल ये विजन डॉक्यूमेंट है। ये विजन डॉक्यूमेंट है और इसके एक एक पन्ने पर अयोध्या नगरी का रूप कैसा होगा, सड़कें कैसी होंगी, किस तरीके के पार्क डेवलप किए जाएंगे, मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, वो तो हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। लेकिन उस मंदिर के साथ साथ हाईटेक सिटी कैसे बनाई जा सकती है, वहां का एयरपोर्ट कैसा होगा। अब आप ये देखिए, श्री राम कथा संग्रहालय की ये जो आप तस्वीर है वो देख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास तैयारी के लिए लगातार कई सारे मंथन हुए और आज की ये बैठक इस लिहाज से आप महत्वपूर्ण मानिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश मौर्य, इसके अलावा वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल है, जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो इस बैठक में शामिल है। और इस लिहाज से आप समझिए कि केवल आध्यात्मिक नगरी के तौर पर ही अयोध्या को नहीं जाना है, बल्कि राम की नगरी, आध्यात्मिक नगरी, धर्म की नगरी, एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर जानी जाए, मॉडर्न सिटी के तौर पर भी जानी जाए। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से और साथ ही विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ा विजन है, महत्वपूर्ण विजन है ये प्रधानमंत्री मोदी का, न सिर्फ एक आध्यात्मिक नगरी बल्कि एक ऐसी नगरी जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करे।
निश्चित तौर पर आध्यात्म, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे जोड़कर कोई एक मॉडल तैयार किया जा सकता है, उस सोच के तहत, उस विजन के तहत अयोध्या को पीएम मोदी देख रहे हैं और ये उसी लिहाज से इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। निश्चित तौर पे एक आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान की नगरी, आस्था का केंद्र, ये एक पहलू है, लेकिन सिर्फ यही एक पहलू नहीं है, बल्कि इसका दूसरा पहलू ये है कि पर्यटन केंद्र के तौर पर कैसे विश्व स्तर पर स्थापित हो। इसका तीसरा पहलू ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैसे वैश्विक स्तर की वहाँ पर सुविधा हो। चौथा उसका पहलू ये है कि किस प्रकार से इको फ्रेंडली आधार पर ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि उस सोच को ये दिखा सके। पीएम जब किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ का विकास करना चाहते हैं, तो वो एकांकी विकास नहीं होता, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास होता है और जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ हो। जैसे आस्था की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो उसके लिए वो एक वर्ग हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आस्था अगर वहाँ ना हो तो भी वो अयोध्या जाना चाहें, और अगर अयोध्या वो जा रहे हैं तो उनके लिए वहाँ बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत सुविधाएँ होनी चाहिए, उन्हें तमाम तरह की वो चीज़ें दिखनी चाहिए जो कि विश्व धरोहर के तौर पे अयोध्या वहाँ पे दिख सके, एक हेरिटेज सिटी के तौर पे दिख सके। तो इस पूरे सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के मॉडल बनाने का उन्होंने निर्देश दिया था, और कुछ वैश्विक स्तर की कंसल्टेंसी फर्म के बाद, उनसे सलाह मशविरा के बाद यूपी में इस मॉडल को फाइनल टच दिया गया है। आज पीएम उसका रिव्यू करेंगे और इस रिव्यू बैठक से पहले पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और अयोध्या ट्रस्ट में भी रहे नृपेंद्र मिश्रा, वो अयोध्या जाकर आ चुके हैं, वहाँ पे पीएम को उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो उन तमाम मसलों पर जाहिर तौर पर पीएम मोदी अभी अपडेट ले रहे हैं और जाहिर तौर पर निर्देश भी दे रहे होंगे कि आखिर क्या कुछ उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या कुछ करना चाहिए, कितना जल्दी करना चाहिए। जैसे एक प्लानिंग ये है कि अगस्त तक जो 18 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें से कम 15-16 प्रोजेक्ट्स का जो वर्क प्लान होता है वो रेडी कर दिया जाए, ताकि काम बहुत सुचारू तरीके से किया जा सके। जब तक कोरोना ने इस पूरे गति को एक हद तक बाधित किया है, जैसे मंदिर बनाने का जो काम है वो तो कोरोना काल में भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, पूरे अयोध्या सिटी को एक हेरिटेज सिटी के तौर पर डेवलप करना है, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सिटी के तौर पर डेवलप करना है। तो उस लिहाज से कोरोना ने ज़रूर प्रभावित किया था, लेकिन अब कोशिश है कि उस काम को बहुत ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। मीनाक्षी, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर राम की नगरी अयोध्या नगरी को डेवलप किया जाता है और इसे एक हेरिटेज सिटी का रूप दिया जाता है, आध्यात्मिक नगरी तो ये पहले से ही है, तो ये चुनावी वादा भी पूरा करने का संकल्प होगा जो वादा किया था योगी आदित्यनाथ ने या भारतीय जनता पार्टी ने। और अब जब 2022 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो इसे भी इनकैश जरूर करेगी बीजेपी के, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता है कि जिस तरीके से संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साल 2017 के चुनाव में, और 2022 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, न सिर्फ विकास को लेकर के बल्कि अयोध्या को लेकर के जो वादे किए गए थे, उसका किस तरीके से रूपरेखा रखा जाए, किस तरीके से उसका विजन डॉक्यूमेंट आगे बढ़े, किस तरीके से रूपरेखा को बढ़ाया जाए, जो प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोच रखे हैं, उनको कैसे गति दी जाए, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र बता रहे थे कि कोरोना काल की वजह से निश्चित तौर पर जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन अब उसमें गति रहे, अब किसी तरीके की समस्या ना रहे, क्योंकि 20,000 करोड़ का ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से अयोध्या को एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में पूरे विश्व के पटल पर दिखाना है, कैसे उसको हाईटेक सिटी बनाना है, कैसे उसको इको फ्रेंडली बनाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या का जब चौमुखी विकास होगा तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जो कि अयोध्या को यूपी के तमाम बड़े शहरों से न सिर्फ जोड़ेगी, बल्कि अगर कोई दिल्ली से, हरियाणा से या अगल बगल के राज्य से उत्तर प्रदेश आना चाहता है, अयोध्या जाना चाहता है, तो उसके पास हर तरीके का टैरिफ मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर वो प्लेन से आना चाहता है तो भी उसके पास सुविधाएं होनी चाहिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर अयोध्या में, और अगर वो रोड से आना चाहता है तो भी उसके पास कनेक्टिविटी इस तरीके की होनी चाहिए कि उसको अयोध्या पहुंचने तक कोई दिक्कत ना हो, अयोध्या में पहुंचने के बाद कोई दिक्कत ना हो, और अयोध्या में घूमने के दौरान भी उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि अयोध्या में आने के बाद निश्चित तौर पर किसी को लगे कि वो वाकई में एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर में, एक ऐतिहासिक नगरी में, एक सांस्कृतिक विरासत में जहां पहुंचा हुआ है, जहां से निश्चित तौर पर किसी का भी मन मोह ले। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आप तमाम उनके जो सहयोगी हैं, वो सिर्फ पर्यटन मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, इसके अलावा जो सिंचाई मंत्री हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा काम आता है अयोध्या की नदियों को देखते हुए, तो निश्चित तौर पर आज जो
खाका तैयार किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि अयोध्या को लेकर के जो विजन डॉक्यूमेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ बात करने वाले हैं, अपने विचार रखने वाले हैं, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर करके इस पूरे ऐतिहासिक धरोहर को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय में, आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी को इसका कुछ फायदा जरूर मिले। मीनाक्षी। देवेंद्र, अब भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि राम का नाम उनके लिए कभी चुनाव का विषय रहा नहीं है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का विकास को आप चुनावी राजनीति से अलग करके देख भी नहीं सकते, यह भी एक शाश्वत सत्य है। देवेंद्र। निश्चित तौर पे, और इसमें बीजेपी जो करेगी और बीजेपी के विरोधी पार्टी भी वो करते ही करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या का मसला एक हाईली पॉलिटिकल इशू रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन अगर जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बात करें तो जाहिर तौर पर देश में चुनाव तो हर साल होते हैं, कभी ना कभी होते हैं, और सिर्फ अयोध्या यूपी का मसला नहीं है। उस लिहाज से आप देखें तो बंगाल के चुनाव से जोड़ के देखते हैं या दूसरे गुजरात के चुनाव से जोड़ के देखें, बिहार के चुनाव से जोड़ के देखें, तो वो प्रक्रिया तो चुनाव की चलते रहती है। और ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर निश्चित तौर पे वो नहीं किया जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब राजनीति होती है तो ये सारे मसले आते ही आते हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे अयोध्या को देखना चाह रहे हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि जब अयोध्या का मसला कोर्ट में था और उस समय ये जब बातचीत चल रही थी बीजेपी के शीर्ष स्तर की एक बैठक में, तब ये कहा गया था कि क्योंकि अयोध्या का मसला तो कोर्ट में है तो अयोध्या में अभी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, पता नहीं कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी को भी एक वैसे ही सिटी के तौर पर विकसित करने की जरूरत है। और उसके बाद आपने देखा कि वाराणसी जो पहले थी 2014 से पहले और 2014 के बाद आज की वाराणसी में कितना बड़ा फर्क, कितना बड़ा फासला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो उनकी सोच में ये चीज़ रहती है। और एक जो सबसे बड़ी बात वो बार बार कहते हैं अपने लोगों को जब बैठक में होते हैं तो, कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो मूल तत्व है, मूल आत्मा है उस शहर की या उस जगह की, उस स्थान की, वो कहीं नहीं बिखरना चाहिए, बल्कि आप उसी के इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें विकसित इस प्रकार से करें कि जो मूल तत्व है अपने आप में उसको समाहित कर लें। अयोध्या के सौंदर्यीकरण में भी इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो आर्किटेक्ट है उसमें भी उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि स्थानीयता के टच के हिसाब से वो चीज़ें हों और वो हर तरीके से बेहतर हो, कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो बेहतर हो, वो इको फ्रेंडली हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो इस तरह से हो। आप दरअसल जो बात कर रहे हैं देवेंद्र, उसी तरफ अब मैं दर्शकों को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो विजन डॉक्यूमेंट है वो विजन डॉक्यूमेंट क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग क्या कहती है, उसकी एक एक बारीकी हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों के सामने रखने का ये प्रयास किया है। आइए आपको बताते हैं कि ये चौतरफा विकास किस तरीके से होगा। ग्रीन फील्ड सिटी योजना जो कि 10,000 करोड़ में पूरी हो रही है, अयोध्या में बन रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी हम आपको स्टेटस रिपोर्ट दिखाएंगे। रिंग रोड 2,588 करोड़ में तैयार किया जाएगा। वहीं सरयू रिवर बैंक योजना की बात की जाए, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री मोदी देखने वाले हैं। मंदिर तक जाने के रास्ते को भी डेवलप किया जाएगा। मल्टीनेशनल पार्क तैयार किया जाएगा। 237 करोड़ का खर्च इस पर ये लागत आएगा। तो अयोध्या में पर्यटन का भी विकास हो, पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, इसकी लागत 275 करोड़ है। वहीं अगर पंचकोसी परिक्रमा की बात की जाए तो इस पर भी लागत 289 करोड़ तक आने वाली है। और मंदिर तक जाने के रास्तों को मॉडर्न बनाने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। अब आप ये देखिए जो सौंदर्यीकरण है, राम की सबसे ऊंची, सबसे भव्य मूर्ति अयोध्या नगरी में दिखाई देगी। 84 कोस की जो हम बात करते हैं परिक्रमा जो है, उसकी रोड कैसी होगी, उसके लिए मटेरियल कैसा इस्तेमाल होगा, उसके आसपास का ग्रीन बेल्ट कैसा होगा, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते किस तरीके के होंगे, इसके अलावा फुटपाथ हो या साइकिल के लिए भी ट्रैक बनाए गए हैं। ये अभी पेपर्स में दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप ये समझिए कि ये मूर्त रूप ले लेंगे और जब ये अयोध्या नगरी वाकई पेपर्स से निकलकर हकीकत की जमीन पर आएगी तब कैसी लगेगी, इसका अंदाजा भर आप लगा सकते हैं। और इलेक्शन शो से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से आ रही है। बीजेपी राम के साथ साथ काम पर भी फोकस कर रही है और उसका टारगेट है 325 प्लस। जी हां, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है और मंथन 325 प्लस
ये आंकड़ा कैसे लाए, बीजेपी इस पर हो रही है चर्चा। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है और बीएल संतोष का यहां पर होना अपने आप में ये बताता है कि हाल के दिनों में बीएल संतोष जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जितने बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, क्या रिपोर्ट उनके पास है, वो ये साझा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही अमित शाह के साथ भी। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। देवेंद्र, मंथन 325 प्लस के लिए है, बैठक में क्या क्या मुद्दे चर्चा में आए हैं या चर्चा में आएंगे? ये अभी जो बैठक चल रही है उसमें जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, ऐसे सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 8 से 10 मंत्री वहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर सरकार के जो कार्यक्रम हैं, संगठन उसे कैसे आगे बढ़ा रहा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं होनी चाहिए, ग्राउंड पे जाने के लिए जैसे वैक्सीनेशन की बात कर लें, कोरोना पीड़ितों की राहत की बात कर लें, जो राशन दिया जा रहा है उसकी बात कर लें, इन सारी योजनाओं में संगठन किस प्रकार से मदद कर सकता है ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले उन केंद्रीय योजनाओं का, ये एक बड़ी चिंता की बात है और ऐसे बैठक में उसे एड्रेस किया जाता है ताकि जनता तक अपना फीडबैक बढ़ाया जा सके। और जाहिर तौर पर चुनावी राज्यों में ये विशेष महत्व का इस लिहाज से होता है कि अगर चुनावी राज्य में आपका संगठन ऐसे कार्यक्रमों में जनता के साथ कदम ताल नहीं कर रहा है, उनकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसका खामियाजा चुनाव में तो भुगतना ही पड़ता है। हालांकि ये जो बैठक हो रही है इसमें सिर्फ चुनावी राज्य को ध्यान में नहीं बल्कि पूरे देश को ध्यान में रख के किया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे चुनावी राज्य ज़्यादा फोकस में रहते हैं और उन चुनावी राज्यों में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है क्योंकि पार्टी का जो सबसे बड़ा भी मसला है, अगले 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो उसमें फोकस उत्तर प्रदेश ही रहना है और वहाँ पर किस प्रकार से संगठन एक्टिव रहे ताकि उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर कोरोना काल में जो एक नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश की गई थी विरोधियों द्वारा, उसे काउंटर किया जा सके, उसे काउंटर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इन सारे मसलों पर चर्चा होगी। क्योंकि बीएल संतोष अभी उत्तर प्रदेश से लौटे हैं तकरीबन 2.5 दिन रख के, तो वैसी स्थिति में उस फीडबैक के आधार पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि आगे और क्या कुछ किया जाना है। बिल्कुल देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो टारगेट 325 प्लस पर मंथन इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर चल रहा है और हमें रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबर चुनावी राज्य पंजाब से भी जहां एसआईटी के सामने सुखबीर बादल की पेशी हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी डिटेल। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार और अब बात 2022 के चुनावी चक्रव्यूह में बात पंजाब की। चुनाव से पहले कोटकपुरा केस पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। थोड़ी देर पहले सुखबीर बादल एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएं, चंडीगढ़ के दफ्तर में एसआईटी इस वक्त बादल से पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते प्रकाश सिंह बादल की पेशी हुई थी इस मामले में और अब एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। कोटकपुरा का ये केस जो बड़ा हो चुका है, अब चंडीगढ़ के दफ्तर में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस मुद्दे पर पूछताछ कर रही है। तो ये तो हुई अब की बार किसकी सरकार, हमारे इस खास चुनावी बुलेटिन की तमाम अहम खबरें। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है और आप देखिएगा मिशन 2022 पर बीजेपी का मंथन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।